हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूव टीवी। और आज हम बात करेंगे टाटा के बारे में और समझेंगे कैसे टाटा ब्रिटिश एरा के युग से आज तक भारत की सफलता का केंद्र बना और कैसे अपनी कई इंडस्ट्रीज डाल के टाटा ग्रुप मार्केट का लीडर बना। हम टाटा की 3 पीढ़ियों से गुजरेंगे ये देखने के लिए कि कैसे उन्होंने भारत की सबसे सफल कंपनियों में से एक का निर्माण किया। टाटा की कहानी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल के दौरान शुरू होती है। उस समय भारत कॉटन का एक बड़ा एक्सपोर्टर था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रूर शासन ने स्थानीय बिजनेसमैन के विकास के लिए बहुत कम जगह छोड़ी थी। अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों पर खराब व्यवहार के कारण 1857 में उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को समाप्त कर दिया और इसे ब्रिटिश राज में बदल दिया गया। अब अपने क्रूर ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में ब्रिटिश राज शांति बनाए रखने पर अधिक केंद्रित था। ब्रिटिश राज ने भारतीय आबादी का उतना कठोर शोषण नहीं किया और इस बात की पुष्टि इससे की जा सकती है कि उसने भारत के पहले रेलवे के निर्माण में बहुत पैसे लगाए। दिन के अंत में ब्रिटिश राज अभी भी एक दमनकारी शक्ति था, लेकिन कम से कम इसने स्थानीय आबादी को खुद को विकसित करने का आर्थिक अवसर दिया। क्योंकि भारत एक एक्सपोर्टिंग देश था, पहले भारतीय एंट्रेप्रेन्योर ठीक उसी क्षेत्र से आए थे और उनमें से एक जमशेदजी टाटा थे। वह मुंबई में एक एक्सपोर्टर के बेटे थे और वो 1858 में ही ग्रेजुएट हुए थे, जो ब्रिटिश राज के आर्थिक सुधारों का लाभ उठाने का बिल्कुल सही समय था, क्योंकि उनके पिता का एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ रहा था। 1859 में जमशेदजी एक सब्सिडियरी कंपनी विकसित करने के लिए हांगकांग गए और वहां ब्रिटिश कॉमर्स के विशाल पैमाने को देखकर उन्होंने महसूस किया कि टाटा एक्सपोर्ट बिजनेस में वास्तव में ग्लोबल पोटेंशियल था। अगले दशक के दौरान वह अपने पिता के एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने जापान, चीन और ब्रिटेन की यात्रा की। उन्होंने फाइनली 1868 में अपनी खुद की एक्सपोर्ट कंपनी बनाई और अपने द्वारा कमाए गए पैसे का उपयोग करके उन्होंने अपनी खुद की कपड़े मिल यानी टेक्सटाइल मिल का निर्माण शुरू किया। शुरू से ही जमशेदजी का टारगेट दुनिया भर में उपयोग की जाने वाली बेस्ट प्रैक्टिसेस को खोजने और उन्हें भारत वापस लाके उसको इस्तेमाल में लाना था। अपनी कपड़े मिल में उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जो भारत के अधिकांश लोगों के लिए अज्ञात थी, जैसे कि अपने कर्मचारियों को बीमारी के लाभ और पेंशन की पेशकश करना। लेकिन जमशेदजी केवल कपड़ों के बिजनेस से ही संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखा था कि कैसे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने चमत्कार पैदा कर दिया था और वही चमत्कार वो अपने देश भारत में लाना चाहते थे। उन्होंने 1901 में एक स्टील प्रोडक्शन प्लांट पर काम करना शुरू किया, जो वो जर्मनी में देख के आए थे। इससे भी अधिक एम्बिशियस उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, जो वो उनकी 1903 में नियाग्रा फॉल्स पावर प्लांट की यात्रा में देख के आए थे। जमशेदजी को टूरिज्म की अविश्वसनीय शक्ति का एहसास हुआ और इसलिए उन्होंने होटल्स बनाने में भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया, जिसमें से एक ताज महल पैलेस भी है, जो कि मुंबई में आज तक की सबसे पहचानने योग्य इमारतों में से एक है। जमशेदजी वास्तव में बिजनेस के लिए काफी डेडिकेटेड थे और उसी के माध्यम से वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने भारत में शिक्षा को बहुत महत्व दिया और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और द एमिनेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काफी जमीन और बिल्डिंग्स दान की। हालांकि वो अपने काफी प्रोजेक्ट्स को साकार होते देखने के लिए जीवित नहीं रहे, क्योंकि 1904 में जर्मनी में एक बिजनेस ट्रिप के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और वो अपनी काफी बड़ी टाटा कंपनी को अपने 2 बेटों के हाथों में छोड़ गए। उन दोनों बेटों ने साथ मिलकर उसे एक सिंगल होल्डिंग कंपनी में मर्ज कर दिया और उसकी ओनरशिप चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दी, जो उन्हीं ने बनाई थी। जमशेदजी के बेटों ने अपने पिता के कई सारे सपने पूरे किए। उन्होंने 1907 में भारत के पहले स्टील वर्क्स, 1912 में भारत के पहले सीमेंट प्लांट और 1919 में पहली स्वदेशी बीमा कंपनी के निर्माण की देखरेख की। 1938 में जब अगली पीढ़ी को नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपी गई, तब तक टाटा सन्स में 14 अलग अलग कंपनियां शामिल थी। इस बार हालांकि ये जमशेदजी के पोते में से एक के पास जाने के बजाय एक बहुत ही दिलचस्प इंसान, उनके परिवार के चचेरे भाई के हाथों में सौंपी गई।
JRD के नाम से मशहूर जहांगीर टाटा 1925 से कंपनी में थे, लेकिन वह फ्रांस में पले बड़े और उस व्यक्ति के घनिष्ठ मित्र थे जिसने इंग्लिश चैनल के पार पहली उड़ान भरी थी। दूसरे शब्दों में, JRD एक भावुक एविएटर थे और 1929 में उन्होंने भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्राप्त किया। इसलिए निश्चित रूप से टाटा में उनकी पहली बड़ी योजना एक एयरलाइन विकसित करना थी। 1932 में उन्होंने टाटा एयर सर्विस बनाई, जो मूल रूप से केवल मेल ले जाती थी, लेकिन फिर 1938 में यात्री उड़ानें भी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों की भी मदद की थी। अब आप सोचेंगे कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता टाटा के लिए फायदेमंद रही होगी, लेकिन वास्तव में नई सरकार की समाजवादी नीतियां यानी सोशलिस्ट नीतियां प्राइवेट बिजनेस वाले लोगों के विपरीत थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री ने देखा कि JRD अपनी एयरलाइन के साथ कितने सफल रहे थे और 1953 में उन्होंने एक तरफा रूप से इसका राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया। उन्होंने 1977 तक JRD टाटा को एयरलाइन के अध्यक्ष के रूप में रखा और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, कंपनी लगातार बढ़ते कर्ज में डूबते हुए केवल वहां से नीचे की ओर चली गई। बेशक JRD राजनीति को बिजनेस के रास्ते में नहीं आने देते और इसलिए उन्होंने सोशलिस्ट के क्रोध से बचते हुए टाटा को विकसित करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने 1945 में मूल रूप से लोकोमोटिव बनाने के विचार के साथ टाटा मोटर्स का निर्माण किया, लेकिन 1954 में उन्होंने जर्मन कार कंपनी डेमलर के साथ साझेदारी के माध्यम से कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में प्रवेश किया। अपने 52 वर्षों के नेतृत्व के दौरान JRD ने टाटा ग्रुप को 14 कंपनियों से बढ़ाकर 95 कर दिया था, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी ओनरशिप हर टाटा की सब्सिडरी में बहुत कम करी थी, जिससे वो सोशलिस्ट को खुश रख सके। 1969 में भारत सरकार ने मोनोपोलिस और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार यानी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया, जो अनिवार्य रूप से टाटा पर टारगेट था, जबकि टाटा वेस्टर्न मोनोपोली से बहुत दूर थे। लेकिन जैसे जैसे JRD ने टाटा सन्स की हर सब्सिडरी कंपनी के विस्तार के लिए अपनी ओनरशिप हर सब्सिडरी में बहुत कम करी, वो अपनी कंपनी का नियंत्रण खोने लगे। उनकी कुछ कंपनियां अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और जिस आदमी को उन्होंने इस चीज को ठीक करने के लिए भेजा उनका नाम था रतन टाटा। रतन टाटा जमशेद जी के परपोते में से एक है और वो 1962 में टाटा ग्रुप में शामिल हुए। उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट 1971 में आया और ये काफी कठिन था। रतन को एक संघर्ष करती हुई टाटा की कंपनी नेल्को का चार्ज दिया गया, जो 1950 में भारत की सबसे बड़ी रेडियो प्रोड्यूस करने वाली कंपनी थी, लेकिन सिर्फ 20 साल बाद ये सिर्फ 3% मार्केट शेयर पे गिर गई थी। लेकिन रतन टाटा का फोकस रेडियो को उबारने की कोशिश करने के बजाय भविष्य पर था, इसलिए उन्होंने नए प्रोडक्ट जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए अपने सारे फंड लगा दिए, जो रेडियो को वापस उजागर करने के लिए अलॉट हुए थे, और इससे ये हुआ कि नेल्को 1980 में अपने आप उभर गई और उनके इस मूव ने रतन टाटा को JRD टाटा का सक्सेसर बना दिया। रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप की लीडरशिप का दावा किया, ठीक उसी वक्त जब भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो रहा था और सोशलिस्ट ने अपनी ताकत खो दी थी और भारत आखिरकार ग्लोबल कैपिटल मार्केट में शामिल हो गया था। लेकिन इसने टाटा के लिए एक बड़ा खतरा पेश किया। अब तक टाटा ने एक बहुत ही प्रोटेक्टेड इकोनॉमी में ऑपरेट किया था, जो अचानक से विदेशी कंपनियों से कंपटीशन के लिए खुल गया था। इससे भी बदतर, JRD ने टाटा को काफी डिसेंट्रलाइज्ड होने दिया था, जिसके कारण टाटा को अपने नए कॉम्पिटिटर्स के सामने अडेप्ट करने में बहुत वक्त लगता। इसलिए रतन जी के पास टाटा की सभी सब्सिडीज पर फिर से ओनरशिप स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, और ये सस्ता नहीं हुआ। उन्होंने अपनी होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स का 20% हिस्सा बेच दिया और उस पैसे का इस्तेमाल टाटा सब्सिडीज में शेयर खरीदने के लिए किया, विशेष रूप से टाटा स्टील और टाटा मोटर्स को। इसके बाद उन्होंने सभी 100 सब्सिडीज कंपनियों को 7 क्षेत्रों में रीऑर्गेनाइज किया, एक रूपरेखा की स्थापना की जिससे वो उन्हें अपने कंट्रोल में रख सके। लेकिन स्ट्रगलिंग बिजनेस को प्रॉफिट में बदलने के लिए केवल ताकत वापस हासिल करना काफी नहीं था।
और 1990 के दशक में लगभग हर टाटा कंपनी हर अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के सामने अपनी जमीन खो रही थी। हालांकि रतन का जवाब शानदार था। उन्होंने विदेशी कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया और उन्हें टाटा ग्रुप में शामिल करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उन्होंने विदेशी कंपनियों के सभी टैलेंटेड लोग और उनके एक्सपीरियंस को प्रभावी ढंग से खरीद लिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करते हुए भारत में अपने बिजनेस को बहुत मजबूत कर दिया था। रतन जी की खरीदारी की होड़ वर्ष 2000 में शुरू हुई, जब उनकी बेवरेज कंपनी टाटा टी ने ब्रिटेन से टेटली कंपनी को खरीद लिया। ऐसा करते हुए अगले दशक में रतन जी ने टाटा ग्रुप की प्रत्येक सब्सिडियरीज कंपनी के लिए सैकड़ों कंपनियों को खरीद लिया। विशेष रूप से उन्होंने 2007 में यूरोपियन स्टील टाइटन कोरस को $12 बिलियन में और फिर जैगुआर लैंड रोवर को 2008 में $2 बिलियन में खरीदा। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी टाटा के लिए काफी प्रॉफिटेबल रही है और आज तक उनका अधिकांश रेवेन्यू वास्तव में भारत के बाहर से आता है। लगभग 70% रेवेन्यू उनका भारत के बाहर से आता है। इससे भी अधिक सुंदर बात यह है कि टाटा ने 21,000 में शुरू की गई टेक्सटाइल कंपनी से आज उसको 5 लाख करोड़ की कंपनी बना दिया। अब आप ये भी सोचते होंगे कि इतना पैसा होने के बावजूद भी रतन टाटा दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोगों में से एक कभी क्यों नहीं हुए। इसका कारण ये है कि रतन टाटा की हिस्सेदारी टाटा ग्रुप में 1% से भी कम है। उनकी टाटा ग्रुप के 65% शेयर उन्हीं की कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट, जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और ऐसे ही अलग अलग टाटा ट्रस्ट में डोनेट किए जाते हैं, जो भारत में एजुकेशन, हेल्थ और ऐसे अनेक सेक्टर में काम करते हैं। पूरे 130 से ज्यादा कंपनी के मालिक होने के बावजूद वो अपना 60% हिस्सा दान कर देते हैं, क्योंकि यही उन्होंने अपने परिवार से सीखा था और इसी मेंटलिटी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। सच में रतन जी का कोई जवाब नहीं जब बात देशभक्ति की आती हो, और इसलिए वो हमारे वीडियो का टॉपिक टाटा द फेस ऑफ इंडिया को जस्टिफाई करते हैं।